या इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ करंट हमने लिख लिया था एनोड टू कैथोड। नो सर, अभी करंट फ्लो का कुछ नहीं करा था। ये बनाना नहीं है, सर? ऑलरेडी बना चुके हो। हाँ बोलो बेटा। सर अगर सॉल्ट ब्रिज को रिमूव करेंगे तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा सेल के? जीरो हो जाएगा। कैसे सर? सर्किट ब्रेक हो जाएगी ना बेटे। अच्छा, इंटरनल सर्किट ब्रेक हो गई सर। ओके सर। सर अब देख लो, किसी ने फोटो भेज दी ग्रुप पे। कोई नहीं बेटे, अब ये तो क्लियर है ना कि ये टॉपिक बताना ही है, तब तक मैं देखूं। इसको नहीं बनाना, आपको ऑलरेडी बना चुके हो। है ना। ये क्लियर था कि भाई ये ऑक्सीडेशन होता था और ये रिडक्शन होता था। ठीक, ऑक्सीडेशन होता जाएगा, अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, बाहर मेटल वायर था तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड। एनोड मींस नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है तो करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट होगा। करंट फ्लो कैथोड टू मींस पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आउटर सर्किट में है। तो ये है इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो। अभी आगे चलते। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां से यहां आएगा और फिर यहां से होते हुए ऐसे इधर से होते हुए इधर बाहर निकल के ऐसे सर्किट को कंप्लीट करता है। तो पहला फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। मींस अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनोड टू कैथोड जाता, बट कैथोड टू एनोड नहीं आ पाता तो सर्किट नहीं कंप्लीट होती, करंट नहीं देता है। तो पहला फंक्शन ये हो गया। यहां पे मैंने आपको बताया था अगर अगर लगा होता है। अगर अगर का क्या काम था? अगर अगर बिहेव लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को पास होने देता है, सोल्यूट को पास नहीं होने देता। अगर अगर उसका अपोजिट है, ये सोल्यूट तो पास होने देता है लेकिन सॉल्वेंट पास नहीं होने देता। मींस इससे आयंस पास हो सकते हैं बट लिक्विड पास नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये सॉल्ट ब्रिज जो है प्रिवेंट करता है टू इंटरमिक्स द टू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाता है। ये सॉल्वेंट को मिक्सअप नहीं होने देता, सिर्फ सोल्यूट मिक्सअप होता है। तो अगर अगर ये काम करता है। अब आपको मैंने बताया था कि भाई ये जिंक बाहर जाएगा अगर, तो बहुत सारे जिंक बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे बाहर एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। उसको हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे माइनस सल्फेट कलेक्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे जिंक बाहर आता जाएगा, इनसाइड नेगेटिव इंक्रीज होगा तो ये बाहर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जाएगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम आएगा पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो जाएगा, तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना, सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो सेल आपका डेड हो जाएगा, मतलब ये करंट नहीं दे पाएगा आपको। तो इसी को कहते हैं ओवर वोल्टेज। इसको रिड्यूस करने के लिए यहां से
KCl है, KCl में से Cl बाहर आएगा। Cl पे माइनस चार्ज है, माइनस इस प्लस को, जो एक्सेस प्लस हो गया है, उसको जितना उसकी पावर होगी उतना वो न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे कि थोड़े टाइम और आपका सेल वर्क कर सके। तो इसे कहते हैं ओवर वोल्टेज को रिड्यूस करता है सॉल्ट ब्रिज। सेम पैटर्न पे यहाँ पे Cl होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रलाइज होता जाएगा इस इलेक्ट्रॉन से जैसे जैसे आता जाएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा था, तो वो एक टाइम आएगा इतना एक्सेस हो जाएगा नेगेटिव आउटसाइड में, रिपेल मारेगा इलेक्ट्रॉन को, फिर से सर्किट ब्रेक हो जाएगी। उसको रिड्यूस करने के लिए यहां से K बाहर आता है, क्योंकि अगर तो सॉल्यूट पास होने देगा ना, तो K बाहर आकर के इस ओवर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे कि वो रिपल्सन ना होने पाए। तो कुल मिला के ओवर वोल्टेज को रिड्यूस करता है, लाइफ टाइम को इंक्रीज करता है, ये है ना सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में आप वही सॉल्ट लोगे, कोई भी सॉल्ट नहीं ले सकते, सॉल्ट ब्रिज में वही सॉल्ट लेंगे जिसमें आयनिक मोबिलिटी of cation must be equal to ionic mobility of anion। तो ionic mobility of cation must be equal to ionic mobility of anion, तो वो इक्वल होना चाहिए, वही सॉल्ट लोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आता है। बोलो। नहीं, कंसंट्रेशन सेल पोरस प्लग होता है बेटे, कंसंट्रेशन सेल में ना पोरस प्लग होता है। ना तो आयंस उसमें से पास हो सकते हैं ना, पोरस प्लग से आयन पास हो सकते हैं ना, पोरस प्लग से आयन पास हो सकते हैं, इस वजह से कंप्लीट होता है। हाँ, ये नोट हो गया सर जी। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? किसके? आयनिक मोबिलिटी ऑफ कटायन इक्वल्स टू आयन। नहीं, देखो आयनिक मोबिलिटी ऑफ पोटेशियम, जैसे यहाँ KCl है ना, तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ पोटेशियम जो है वो इक्वल होगी ना आयनिक मोबिलिटी ऑफ इसके, KNO3 होता है, तो आयनिक मोबिलिटी मतलब चार्ज इक्वल हो तो मतलब वो मोबिलिटी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दो एग्जाम्पल आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। K2SO4 है, ये है KCl है, बस ये 3 है, सारे नहीं ले सकते, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है सर जी सर एक पेज नंबर 90 पे 36 क्वेश्चन है, वो बताना एक बार। हाँ, 2 और 3 यूज कर सकते हो आप। अच्छा, ये Ag है ना, AgCl है तो नहीं यूज कर सकते, प्रेसिपिटेट हो जाएगा बेटे। अगर वो Cl होगा तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है ना। यस सर, अच्छा हाँ, ओके तो इस वजह से आप शायद फंस गए होगे उसमें। ओके ठीक सर। है, हाँ चलो, अच्छा आगे चलते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। सर अगर प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो बेटे वो चीज आप सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं कर सकते ना। प्रेसिपिटेट अगर बन गया तो आयनिक मोबिलिटी का काम तो आयनिक मोबिलिटी मूव करके करंट को, उसको और वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करना है ना। आप समझो कि अगर वो प्रेसिपिटेट बन गया तो वो मूव नहीं कर सकता ना। ठीक है सर। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, पहला है ये है रिड्यूसिंग एजेंट
inversely to reduction potential. Reducing power inversely to reduction potential. Oxidizing tendency inversely to reduction potential. Oxidizing agent directly to reduction potential. Oxidizing power directly to reduction potential. Reducing tendency directly to reduction potential. तो इससे क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप डिटरमाइन करते हो बेटे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये बेटे रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर। ये सब रिड्यूसिंग। सर वो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है, ओटी। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। चले बच्चों, बन गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ रखे थे ना, तो जरा पेज नंबर पे क्या है जी, राइट साइड में सेकंड नंबर पे ओपीआरपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली टू रिडक्शन पोटेंशियल। पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 1, 61 पे क्वेश्चन नंबर 1। रिड्यूसिंग पावर, सुनो मेरी बात, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली टू रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका सबसे कम है उसकी पावर सबसे ज्यादा होगा। बोलो कौन सा आंसर आएगा? सो थर्ड ऑप्शन। के का सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा। समझ आ गया ये क्वेश्चन? सर रिड्यूसिंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग पोटेंशियल है। राइट साइड में जो कुछ है बेटे वो हमेशा पोटेंशियल है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। सर नेगेटिव में अगर हो तो मतलब वो कम होगा हाँ, इसमें। नेगेटिव में है तो कम होगा, ठीक है। 63 पे 22, 63 पे 22। Mg2+। आ गया सभी को समझ?
अब जरा 15 नंबर क्वेश्चन देख लो इसी पेज में। रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन क्लोरीन सर कौन से क्वेश्चन? 15 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट, ये नॉन मेटल के लिए है ना, नॉन मेटल के लिए। तो नॉन मेटल है इसमें सारा, तो आप बताओ कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन वीक होगा। फर्स्ट। आंसर बोलो, फटाफट बोलो, टाइम नहीं लगाओ। फर्स्ट। फर्स्ट है। 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्वेश्चन देख लो। फोर्थ। तो इसमें मतलब करना कुछ नहीं है, सिंपलेस्ट है। तो इस टाइप का जो भी है क्वेश्चन आप बता दोगे। केमिकल रिएक्टिविटी 66 पेज नंबर 66 पे क्वेश्चन नंबर 38। reactivity of metal directly inversely to reduction potential non-metal। सर पेज नंबर क्या बताया आपने? 66। रिएक्टिविटी, हाँ 38 बोलो आंसर। अच्छा 38 में पहले सी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, पहले उसको रिवर्स कर देना बच्चों। आप देखना ऑक्सीडेशन नंबर ए का तो डिक्रीज हो रहा है, बी का डिक्रीज हो रहा है, सी का इंक्रीज हो रहा है। सी का इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन कर दिया ना, तो आप उसको रिवर्स कर लेना और फिर आंसर बताने की कोशिश करना। सर फर्स्ट। उसी पेज पे 35 नंबर देख लो बच्चों, 35 नंबर। तो सेकंड। वो रिएक्टिविटी पे बेस्ड था। 30th नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हो आप। सर एक बार 66 पे 33 बताना जरा। Number of electron involved in the reaction when 0.1 mole ammonia dissolve in water। तो अमोनिया डिजोल्व होगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा ना, तो 1 मोल डिजोल्व होगा तो 1 का वो करेगा ना एक्सेप्ट, तो 0.1 से आप कैलकुलेट कर लेना बस, केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड। अब आ जाओ इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाओ, सेम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ भी मिलेंगे आपको। पेज नंबर 93, पेज नंबर 93 पे। पेज नंबर 93 पे 21 नंबर देखो, अभी कर लिया था आपने।
सर क्वेश्चन नंबर 93 पे 21। फर्स्ट। अभी अभी हमने किया था, सेम क्वेश्चन है वो, वहां भी था यहाँ भी है, जगह है ना। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिएक्टिविटी। अब इसी में आ जाते हैं आगे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर सर पेज नंबर 82 पे एक बार 12th बता दो। मेटल मेटल डिस्प्लेस, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक। पहले वाले का देखो ई नॉट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पेज नंबर 82 पे क्या सर पूछा था? 12th क्वेश्चन, सर 12th क्वेश्चन। पर इसमें मेरा पॉजिटिव ही आ रहा है चारों ऑप्शन में से। तो चारों ऑप्शन पॉजिटिव आ रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है ना। ये सर, तो उसके लिए ई जो ई सेल होगा सर वो भी नेगेटिव होना चाहिए ना। एक मिनट बेटे, पहले तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देख, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उसको पहले रिवर्स कर तू। और ई नॉट ब्रोमीन का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, पहले इन दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर। ये सर रिवर्स करके करा है सर, पता नहीं अच्छा क्यों नहीं हो रहा सर। ठीक है, फिर मैं अभी लास्ट में देखता हूँ, अभी टिक करके रख, है ना। ओके सर। वैसे आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है नहीं आएगा। ये सर मिस्टेक कर रही होंगी मैं कुछ। चलो, और मैंने कल भी डाउट क्लास लगाई थी और आगे भी लगाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो कल तो सभी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, बट आगे जब लगाऊंगा तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, नोट कर लिया सर इसको। कल कब लगाई थी आपने? कल मैंने डाउट क्लास लगाई थी बेटे। सर कोई मैसेज तो नहीं आया था सर? अच्छा, कल नहीं, परसों लगाई थी। सर परसों लगाई थी सर। कल तो मैं परसों लगाई थी, हाँ। तो अगले सैटरडे को फिर से लगाऊंगा। आपकी बात थोड़ा और टाइम दे दूंगा, है ना, जिससे कि जिसकी भी जो चैप्टर बता दो कौन हाँ, सा। चैप्टर आप बता दो ना, आप बता दो अगले सैटरडे किस 2 चैप्टर का डाउट लेना चाहोगे आप। तब तक आई थिंक इलेक्ट्रो रेडॉक्स हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रो रेडॉक्स का कर लेते हैं। यस सर। सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम तो हमने कल कर ही लिया था। ओके, चलो। हाँ, जिंक और कॉपर। और अब जो है थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो, मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि भाई फिर से एक्स्ट्रा क्लास थोड़ी और लगाई जाए आपकी, क्योंकि सिलेबस पीछे हो गया है। ओके। जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर में बताओ किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। कॉपर का। थप्पड़ मारूंगा यार तुम लोगों को, पढ़ा पढ़ा के क्या फायदा, कॉपर का ऑक्सीडेशन करोगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जिंक का होगा सर। कॉपी में मैंने लिखवाया नहीं है क्या जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। यार यही तो 1 घंटे तो हमने यही पढ़ा था, जिंक कॉपर, और फिर वही जिंक कॉपर गलत बता दोगे, फायदा क्या हुआ। तो इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है, इसका मतलब इसका ई नॉट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकेंड इक्वेशन देखो तो रिवर्स हो गया ना, कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए लेकिन कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का रिडक्शन हो गया, रिवर्स हो गया, इसका मतलब ई नॉट सेल इसका क्या आएगा, नेगेटिव।
इसका डेल्टा जी क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। इसका डेल्टा जी क्या आएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा, ये करेक्ट नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस और ये क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन सेकेंड वाले में मेटल मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कोई भी दो रिएक्शन आपको बना के दे देगा, कहेगा बताओ डेल जी क्या होगा, ई नॉट क्या होगा, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, नॉन फिजिबल है। जो स्पॉन्टेनियस होता है वो फिजिबल होता है ना। आगे आते नीचे वाला रिएक्शन है उसमें जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए ना, आपने 0 लिखा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या जिंक के कंटेनर में आप कॉपर सल्फेट रख सकते हो या कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट रख सकते हो? बोलो। सर फर्स्ट वाले में रख सकते हैं, सेकंड में नहीं। फर्स्ट में नहीं रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो। इमेजिन करो, क्योंकि कॉपर सल्फेट अगर रखोगे जिंक के कंटेनर में तो जिंक उसको डिस्प्लेस कर देगा ना। Yes, पता sir. Yes, पूरा sir. सीनरी ब्रेक हो जाएगा ना। यस सर। तो आप जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते, लेकिन कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट रख सकते हो। ठीक है, तो आप पहली चीज तो ये समझो, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी थी, जो भी मेटल ऊपर है, जो मेटल ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे, और जो नीचे हैं वो अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ गए या नहीं समझे? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्लोरीन 2KF 2KCl प्लस क्लोरीन। इसमें आप अगर केयरफुली देखोगे तो ये रेडॉक्स है। ये रेडॉक्स है जिसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीनिंग आप समझते हो, जो इटसेल्फ रिड्यूस हो और दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, है ना। तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन फिलहाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात आती है, पीछे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लिखा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर ये लिखा था मैंने। तो क्लोरीन ब्रोमीन को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है और आयोडीन को, लेकिन फ्लोरीन को नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे वो वीक है। इतनी बात समझ गए या नहीं समझे? यस सर। इसका मतलब पहली वाले रिएक्शन का ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बाकी दोनों रिएक्शन का ई नॉट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये दोनों स्पॉन्टेनियस, पहली वाली नॉन स्पॉन्टेनियस। मींस पहली वाली का डेल जी क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी दोनों का डेल जी क्या होगा, नेगेटिव। First reaction non-spontaneous and other all are spontaneous. ये पॉइंट क्लियर हुआ है? जो रिएक्शन सही लिखी हो सर वो स्पॉन्टेनियस है।
जो रिएक्शन, मतलब सही हो, जैसे हाँ हाँ, गुड दूसरी गुड, और जो तीसरी। रिएक्शन करेक्ट हो, जो रिएक्शन करेक्ट हो वो स्पॉन्टेनियस, जो इनकरेक्ट हो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल जी का रिलेशन आपको पता है, तो आप वहां से जा सकते हो, है ना। अच्छा, डेल जी का मैं बार बार बोल रहा हूं, पता नहीं कई लोग समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ये वाला रिलेशन होता है ना, तो मैंने आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा, Yes, sir. नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए डेल जी नेगेटिव होने के लिए, तो जिसका पॉजिटिव है उसका नेगेटिव होगा, है ना। अब आप समझो ये कितनी रिएक्शन मैंने स्क्रीन पे लिखी हैं डेल्टा जी नॉट नहीं होगा बेटे, वो जो भी क्वेश्चन कहेगा वो ले लेना, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटे, है ना। हाँ, अब जरा मुझे बताओ ये कितने रिएक्शन स्क्रीन पे हैं। 3 ये वैसे 12 हो सकती हैं बच्चों। जहां जहां मैंने क्लोरीन लिखा है, अगर मैं वहीं वहीं ब्रोमीन लिख दूं तो कौन सी करेक्ट कौन सी इनकरेक्ट होगी। सिर्फ लास्ट वाली करेक्ट हो। हाँ, वेरी गुड, थर्ड वाली करेक्ट होगी। करेक्ट होगी, बाकी दोनों इनकरेक्ट होगी। अगर मैं ब्रोमीन की जगह आयोडीन लिख दूं तो 0 कोई भी नहीं। कोई नहीं सारी की सारी इनकरेक्ट होंगी। और अगर मैं क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लिख दूं तो सारी 2 correct करेक्ट, सिर्फ सेकंड और थर्ड से होगी। 2 करेक्ट हो जाएगी। हाँ, अब second. मेरी बात समझ आई या नहीं आई। यस आ गई। Yes. रिएक्शन ऑफ मेटल with dilute acid like zinc, इसका क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर में था बच्चों, H2 गैस, कॉपर। क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन गैस देगा और कौन सा नहीं देगा। तो बात यह है कि जो भी मेटल ऊपर है हाइड्रोजन से, वो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है वो मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। तो पहली वाली रिएक्शन का ई नॉट क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकेंड रिएक्शन का ई नॉट अगर कैलकुलेट करने जाओगे नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स ये स्पॉन्टेनियस और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलें आगे। सीरीज करने का कोई तरीका नहीं है। किसका? तो सीरीज लिखवाई थी प्लस सीरीज वो जो आपने सामने लिखवाई। याद करने का तरीका तो है, लो याद कर लो। लिया करो। बेटा या बेटी जो भी आप हो, सर का नाम मुझे अल्लाह मान जाया करो। फिर सीडी को निकालो सनम, लेड है ना।
यहाँ तक एक फ्लो में याद करना है ना। वैसे याद हो जाता है, वैसे याद कर लो। अगर इससे कुछ हेल्प हो जाती है तो ऐसे कर लेना। सीडी पहले आता था, अब तो नहीं आता, तो पेन ड्राइव चल गया। फिर यहाँ से आपको फ्लो बदलना पड़ेगा। कपड़ा, फिर ये अभी 3 था। सिलवाने, मुझसे, पटियाला, आया। आया मतलब एयू गोल्ड। तो इससे अगर आपको हेल्प होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो फिर आप वैसे याद करो। सर एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना बस थोड़ा ही। नहीं, अब पहले ये बच्चे लिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, तो इसको कैसे स्क्रॉल अप करूं? ये तो यहीं से स्टार्ट है। ट्वेल्थ में क्या किए थे? कुछ तो कर लेते, सीरीज ही कम से कम याद कर लेते हैं। सर आपने प्लैटिनियम के लिए क्या लिखा है? पटियाला। पंजाब वालों से पूछो पटियाला तो वो बताएंगे। कुछ लोग पैक लगाते होंगे तो उनको पटियाला पैक के बारे में पता होगा। चले? यस सर। ओके। अभी बच्चे ने कहा ऊपर स्क्रॉल। क्या देखना है बेटा इसमें? अच्छा, ये हाइड्रोजन गैस। हाँ, जो भी मेटल, जो मेटल नीचे है वो नहीं करेगा, बस जो ऊपर है वो कर देगा। अच्छा, अभी चलते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, रिएक्टिविटी भी मैंने बता दी। ठीक है, खास करके इसमें ई नॉट वाला चीज बहुत आता है कि भाई ई नॉट पॉजिटिव है, ई नॉट नेगेटिव है। आगे आता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये है आप लोग को किसी सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास लग रही है? मीनवाइल सबकी लग रही है सर। बॉटनी की लग रही है, जूलॉजी का भी लगी थी और फिजिक्स का भी कभी कभी। चलो, मैं ही नहीं लगा रहा हूं ना, तो मुझे भी फाइट में आना पड़ेगा। अब जरा देखो, ये नहीं बनाना है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। ये आपने बनाया था गैल्वेनिक सेल। तो मैं डिफरेंस वैसे ही देख के आपको बता देता हूं। इसमें 2 कंटेनर दिखाई देता है, इसमें एक ही कंटेनर होता है। इसमें 2 डिफरेंट मेटल होते हैं, इसमें एक मेटल होता है। इसमें एक्टिव मेटल है जो रिएक्शन में इटसेल्फ पार्टिसिपेट करता है। इसमें इनएक्टिव मेटल है, इसमें रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं लेगा। इसमें सॉल्ट ब्रिज होता है गैल्वेनिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है। और इसमें ध्यान देना, इसमें एनोड नेगेटिव होता है, लेकिन यहां एनोड जो है वो पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि भाई आज ही बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता था गैल्वेनिक सेल में? एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां होगा?
नहीं, इसमें भी NO2 कैथोड ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो इसको। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, NO2 कैथोड, लेकिन टर्मिनल अलग है बच्चों, नाम चेंज नहीं करना है, टर्मिनल चेंज हो जाएगा। इसमें एनोड आपको पता है ना नेगेटिव था, तो इसमें -2 पॉजिटिव जाता था, इसमें +2 नेम वही रहेगा। क्लियर हो गई बात? करंट फ्लो, नाम वही रहेगा, कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड। मैंने साइन चेंज किया है तो उस पर नजर रखना, कैथोड टू एनोड, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ये पूछता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। चले, जो आपका गैल्वेनिक सेल था उसका डेल्जी नेगेटिव आता था बच्चों, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका डेल्जी क्या आता है? पॉजिटिव। मीन्स ये कौन सी प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो घर पे अगर आप रॉड वगैरह लगाते हो कभी पानी गर्म करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। तो रॉड अगर पानी में डालोगे फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी ना उसको। यस सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट कैथोड टू एनोड जाता है। नहीं बेटे, मैंने लिखा तो है, अच्छा स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। करंट फ्लो देखो, कैथोड टू एनोड, मैंने डायरेक्शन चेंज किया बेटे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नाम वही रहेगा कैथोड टू एनोड, लेकिन कैथोड टू एनोड का मतलब वहां पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता था बेटे, ये कैथोड था ना, तो यहां से यहां जाता था ना करंट। सर यहाँ भी एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होगा। हाँ जी, एनोड पे ऑक्सीडेशन, वो सारी चीजें वही है, बस टर्मिनल चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, टर्मिनल अपोजिट कर देगा। आगे चले बच्चों। नोट हो गया? यस सर। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस की, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करना है तो मैं पहले फैराडे लॉ बताऊं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ में क्या कहता है? कहता है कि जब आप इसमें करंट की सप्लाई दोगे तो ये जो सॉल्ट होंगे वो डिपॉजिट होंगे इस पे अपोजिट इलेक्ट्रोड पे। तो कहता है कि जितना ज़्यादा करंट आप पास करोगे उतना ज़्यादा अमाउंट इसका डिपॉजिट होगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
quantity of electricity passed through it, W directly to Q. प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, IT. Z क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मींस W इज इक्वल टू Z व्हेन 1 एम्पियर की करंट आप पास कर दो 1 सेकेंड तक. 1 एम्पियर करंट पास 1 सेकेंड, देन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड इज नोन एज Z. या फिर आप ये कह सकते हो Z मीन्स इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, Q की जगह 1 रख दो तो Z इज इक्वल टू W हो जाएगा ना. इफ Q इज इक्वल टू 1 देन Z इज इक्वल टू W. सो यहाँ पर W क्या है? W ये अमाउंट है. सुनो मेरे बात, ये जब आप इसमें करंट पास करोगे तो ये क्लोराइड जाके इस पे डिपॉजिट होगा ना, तो कितना अमाउंट इसका इस पे डिपॉजिट होगा, या सोडियम इस पे जाके डिपॉजिट होगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, डिपेंड करेगा जितना ज्यादा टाइम तक आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहोगे. जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करो, वाटर में आप रॉड डाल दो पानी गर्म करने के लिए, तो आप देखोगे कि वाटर की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. तो जितना ज्यादा टाइम तक आप प्लग लगा के रखोगे, वाटर बॉयल होता रहेगा, वेपोराइज होता रहेगा, वाटर उड़ता रहेगा. तो वही है कि जितने ज्यादा आप सप्लाई दोगे करंट का, उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी. W समझ आया या नहीं आया सभी को? Yes, sir. चलो अभी और आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो. ये तो Z हो गया. बात आती है फैराडे. 1 फैराडे क्या होता है? चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन. ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे. 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इतना. तो 1 मोल पे कितना होगा इनटू एवोगाड्रो नंबर. मेरी बात समझ रहे हो? डेफिनेशन के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आता है? 96500 कूलम. आई थिंक आप जानते भी होंगे कि 1 फैराडे मतलब 96500. तो उसकी डेफिनेशन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, वो चीज याद रखें, नहीं तो फंस जाओगे आप क्वेश्चंस में. चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है, 1 मोल का मतलब उसमें मल्टीप्लाई करना होता है एवोगाड्रो नंबर से. क्लियर हुआ ये डेफिनेशन 1 फैराडे की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको और क्लियर करते हैं बच्चों. सिल्वर. ये कितना इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है ये? One, sir. दिस इज नॉट 1. यही मुझे पता था आप कहोगे. दिस इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन. इसका मास कितना होगा? 108 ग्राम ना. तो ये एक सिल्वर थोड़ी ना है यार. किसी का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है. दिस इज 1 मोल सिल्वर आयन, नॉट 1 सिल्वर. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे मीन्स 96500 कूलम.
तो क्वेश्चन ये है कि 108 ग्राम को डिपॉजिट होने के लिए कितने फैराडे आपको पास करना पड़ेगा? सर 1 फैराडे। 6500। इसका रिवर्स भी मैं कर देता हूं, देखना जरा। इतना कूलम चार्ज पास करोगे तो 108 ग्राम। 108 ग्राम मतलब इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, या इसका मोलर मास कह सकता हूं मैं। मोलर मास मतलब एटॉमिक मास। तो 1 कूलम चार्ज पास करेंगे तब कितना डिपॉजिट होगा? 108 बाय 2 फैराडे। यही होगा ना, 1 कूलम। अब मैं 1 कूलम क्यों ले रहा हूं जरा देखना, मैं क्या चाहता हूं। 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब 1 कूलम देते हैं तो ये Z इज इक्वल टू W हो जाता है ना। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास करता हूं तब जितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है यही इक्वल टू Z होगा। Yes, sir. कभी आप नहीं समझ पा रहे होगे, थोड़ा और अभी समझ जाओगे। डोंट वरी। कैल्शियम, अब तो आप नहीं बोलोगे ना दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 Faraday. 2. इतने कूलम अगर चार्ज पास करूं तो आप देखो 40 ग्राम डिपॉजिट होगा। 40 ग्राम मतलब एटॉमिक मास या मोलर मास। तो 1 कूलम चार्ज पास करूंगा तो ये इतना समझ आया या नहीं? सेम पैटर्न में जरा एल्यूमिनियम का ट्राई करो। थ्री फैराडे 3 इंटू 96500 कूलम। इसका मोलर मास 27 ग्राम, इसलिए 1 कूलम चार्ज से यहां से मैं एक फॉर्मूले को ड्राइव करना चाहता हूं जिससे आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे बच्चों। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। चलें, तो एक बार थोड़ा स्क्रॉल अप कर दो। पक्का? हाँ और नहीं सर, हो गया। सर जी सर इसकी सर पीडीएफ दे देना। क्यों भाई, मैं सर वो लिखवा। जो नहीं सर, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई थी ना, उसमें गलती होगी बीच में। वेरी गुड। नोट हो गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. सर। चलो जरा देखो, अब मैं यहां से जो आपको बताना चाहता हूं, जब आप 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हो तो देखना जरा, ये मोलर मास अपॉन n फैक्टर आ रहा है यहां बार बार। यस सर। ध्यान देना, जब सिल्वर का 1 पॉजिटिव था तो 1 आया, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव 2 आया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 आया। इसका मतलब n फैक्टर है ये। और 1 कूलम चार्ज पास करने का मतलब जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है वो किसके इक्वल है? Z के। क्योंकि इफ 1 कूलम चार्ज पास देन amount of electrolyte deposited at corresponding electrodes is equal to electrochemical equivalent, that is called Z. Then Z is equal to molar mass upon n factor upon 96500 means like Faraday. अब जरा मुझे बताओ, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इज नोन एज इक्विवेलेंट मास।
Yes. Yes, sir. Good. This is the most important point. Now, W is equal to Z into Q था according to first law of Faraday. Then Z तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहां उठा के रख दूं E by F into Q. Q means like IT. Then W E डिवाइड ले लेता हूं IT by F. F means 96500. ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने बताने की कोशिश करी। आप वो अगर नहीं समझ पाते हो कैसे आया तो उसको छोड़ दो, आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला करो, सारे क्वेश्चन आपको फैराडे वाले बन जाएंगे A to Z, सिर्फ इस फॉर्मूले पे। ठीक है। W क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड। कॉरेस्पॉन्डिंग इन द सेंस कि कैथोड और एनोड किसी एक पर जो भी पूछेगा। E आपको पता है इक्विवेलेंट मास, I आपको पता है करंट, T टाइम सेकेंड में लेना है। ओके। यहां से एक फॉर्मूला और मैं अगर थोड़ा मॉडिफाइड करूं इसको तो इक्विवेलेंट मास क्या बताया था क्या सर? आपने W क्या बताया था? हाँ, W बेटे जो अमाउंट डिपॉजिट होता है कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स। इक्विवेलेंट मास को मैं मोलर मास अपॉन n फैक्टर लिख दूं? बोलो। Yes, sir. गिवन मास बाय मोलर मास को मैं क्या लिख सकता हूं? Moles. Number of moles. n फैक्टर ऊपर चला जाएगा। नहीं समझे? Yes, sir. समझ गए। आ गया सर। उसी फॉर्मूले को स्लाइटली मॉडिफाइड। ओके। अब आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले का कुछ यूज देखते हैं कैसे क्या किया होगा मैंने। पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 75 पे 7। सिल्वर नाइट्रेट है तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, कैटायन ले लेना। कैडमियम सल्फेट है तो कैडमियम प्लस 2 कैडमियम। AgCl AlCl3 है तो Pb4 है। इन सब में पास किया जा रहा कितने फैराडे? 4 फैराडे। 4 Faraday. अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 1 फैराडे से 1 मोल डिपॉजिट होता है तो 4 फैराडे से कितने मोल डिपॉजिट होंगे? 4 moles. 2 फैराडे से 1 तो 4 फैराडे से 2 मोल। 3 फैराडे से 1 तो 4 फैराडे से 4 बाई। ये चीज समझ आई या नहीं आई? नहीं सर, एक बार फिर से बता। नहीं सर। तो फिर से वेरी गुड। पहले आप आंसर नोट करो और थोड़ा टाइम दो दिमाग में डिसॉल्व होने का। चले? एक सेकंड। यस सर। सही बना। हाँ, अब इसमें समझ क्या नहीं आया वो बोलो।
बोलो बोलो। सर ये मोल वाला। हाँ, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, ध्यान से देखना, 1 मोल से 1 फेराडे से 1 मोल डिपॉजिट होता है ना, तो 4 फेराडे से कितना होगा बोलो? 1 से अगर 1 है तो 4 से बेटे 4 नहीं होगा। 4, yes sir. तो 2 से यहाँ 1 है, 2 से 1 है तो 4 से कितना होगा? 4 by 2 से अगर 1 है तो 4 से 4/2 का मतलब 2 नहीं आएगा। आप समझ आया ये कैसे आया मोल? yes sir. Yes sir. ये सर आपने 4 फराडे क्यों लिया? हाँ, Question है. 4 फेराडे क्यों लिया? वेरी गुड बच्चे, है ना, आपकी नींद खुल गई है बच्चे। Question है. क्वेश्चन में गिवन है। Given है वो जब given आप है. क्वेश्चन रीड ही नहीं करोगे तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा? आप तो वहीं रह गए कि 4 कहां ठीक से है आया। सर, देख अच्छा, लो। मैं तो ये समझ रहा हूं कि चलो एक्टिव रहो बच्चे, एक्टिव रहो। कंपटीशन का मतलब आंख और कान बिल्कुल एकदम, है ना, रैबिट की तरह से होना चाहिए। चलो, तो ये आप बना लोगे इस तरह से। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। Uh, 92, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 15। 92 क्वेश्चन नंबर 15। The third option. The third option. गुड, थर्ड ऑप्शन। अब यहां पे भी पहले तो बैलेंस इक्वेशन आपको पता हो कि इसमें mn पे आएगा +6, यहाँ mn पे आएगा +7, तो इसका मतलब इसने गेन कितने इलेक्ट्रॉन का किया? नहीं, लॉस किया है। यहाँ पे लॉस किया 1 का। चाहे लॉस देख लेना चाहे गेन देख लेना बच्चों, तो 1 का लॉस है, मतलब 1 फेराडे। तो 1 मोल के लिए 1 फेराडे, 1 मोल के लिए 1 फेराडे, इसलिए 0.1 मोल के लिए 0.1 फेराडे। और 0.1 फेराडे मीन्स क्या? 96,500, है ना, 9650। अभी समझ आया? ये कोई कंफ्यूजन है? पेज नंबर 86 पे 4 नंबर, 86 पे 4 नंबर बच्चों। (86) 4, फास्ट 86 The first option. 87 87 87 Cr2O7। यहाँ पे +6, यहाँ पे 3, तो चेंज फर्स्ट ऑप्शन। First option. 3, लेकिन यहाँ 1 क्रोमियम में 2 था ना, तो टोटल चेंज 6 का आ गया बेटे, तो 6 फेराडे। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। वेरी गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटे, 5th नंबर क्वेश्चन, जरा देखना 5th नंबर क्वेश्चन उसी पेज पे। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
W by E IT अपॉन 96500। W पूछ रहा है इक्विवेलेंट मास कॉपर का मास कितना होता है 63.5, n फैक्टर 2। क्यों n फैक्टर 2 लेंगे? क्योंकि कॉपर पे +2 चार्ज है। I आपको दिया है 20 और करंट दिया है 965। तो यहां से आप W कैलकुलेट करो तो फटाफट मुझे आप बताओ, टाइम नहीं लगाना। सर ये 50% एफिशिएंसी का कुछ नहीं करना। वो छोड़ दो बेटे, अभी वो वही बताने के लिए मैंने दिया है। ओके सर। So 6.35. 6.35। ये तो तब आया है बच्चों जब 100% एफिशिएंसी थी। आप अगर Yes, sir. 50% एफिशिएंसी है तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 से डिवाइड करूं? डिवाइड। तो बस आ गया आंसर। अब जिनको नहीं समझ आया मैं उनके लिए बता दूं, जैसे मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं, आपको एक बार में समझ 50% आता है तो मुझे 2 बार समझाना पड़ेगा, या मैं जितना समझाता हूं उसे और कम समझाऊं? 50% और समझाना पड़ेगा ना, डबल ज्यादा करना समझाना पड़ेगा। पड़ेगा ना। तो बच्चे डिवाइड क्यों? आपको समझ आया या नहीं? आ गया, लेकिन आपने भी जो ये बताया इससे तो समझ में नहीं आया। वो कंफ्यूज हो गए नहीं? हाँ, वो पहले वाला तो आ गया ही। और हाँ सर आ गया। बोलो। सर एक ये क्वेश्चन होगा सर, 50% नहीं दिया होता, कुछ और दिया 50 में तो हम डिवाइड कर देते 2 से हमेशा, लेकिन 30 होता तो कैसे करते? उसका परसेंटेज निकाल लेते ना सर। हाँ, तो उस समय वो निकालना पड़ेगा ना बेटे, और तो कोई मेथड नहीं है। मैं वो भी अभी करवाता हूं, मैं फैराडे सेकेंड लॉ बता के फिर वो भी बता रहा हूं आपको, है ना। चले आगे चले। यस सर। अब सर फिर इसमें डिवाइड ही करना है ना? हाँ, इसमें भी डिवाइड ही करना है। एक क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 89। 1589। The second. देख लो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो अभी हमने इनिशियली किया था उस पर बेस्ड है वो, और आप उसको डिवाइड कर देंगे। आगे आ जाओ, पेज नंबर 90 पे क्वेश्चन नंबर 25। पेज नंबर 90 पे 25। Sir, first option 5. So first option. और कोई क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया नहीं है तो वो तो नहीं बनेगा। चलो पहले इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर लेते हैं। सर 91 पे एक बार 39 क्वेश्चन बता दो। बेटे 100 टाइम्स डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन को बाई 100 कर देना, उसको सॉल्व कर लेना। पेज नंबर आ जाओ 95 पे। 95 पे क्वेश्चन नंबर 47। 95 पे 47 मिल गया। यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट।
हाउ मेनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट मेटल इज डिपॉजिटेड, n फैक्टर 2 दे दिया उसने कोबाल्ट 2 दे के, बाकी तो सब अच्छा मिनट दिया है, उसको सेकंड में ले लेना बच्चों। तो मतलब वेट पूछ रहा है 59/2 और 10,109 इंटू 60 96,500। आया क्या आंसर? Yes, sir. थर्ड ऑप्शन सर। गुड ऑप्शन। 97 पे फोर्थ नंबर, 97 पे फोर्थ नंबर। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। First option. So first option आ रहा है. आने तो जो आ रहा है। If same quantity of electricity passed through different electrolytic solution, then amount of electrolyte deposited at electrode directly proportional to equivalent mass। बस शॉर्टकट में लिख दिया, मीन्स W1 by E1 W by E2। तो फेराडे सेकेंड लॉ कहता है कि अगर सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास करोगे तब जो अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास होगा। आया क्या? नोट हो गया? यस सर।
इलेक्ट्रोलाइसिस। ये नहीं बनाना है आपको, ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। यहां पे वाटर है, अगर वाटर है तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो, एनोड पे जो रिएक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, O2 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 फैराडे। 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन मीन्स 22.4 लीटर एट एसटीपी। मतलब 4 फैराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे इसी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस, कैथोड पे तो रिडक्शन होगा, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है 4 2OH 2 इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स 2 फैराडे। 2 फैराडे से 1 मोल गैस, 2 फैराडे से 1 मोल गैस। 2 फैराडे का मतलब, या 1 मोल गैस का मतलब क्या हो जाएगा? 2 फैराडे का मतलब तो जानते ही हो, 96500। तो यहां से ये चीज लर्न करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो समझ जाना कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस रिलीज करने के लिए आपको 4 फैराडे पास करना पड़ेगा। और जब भी 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी है कैथोड पे, तो आपको कितने फैराडे चाहिए? करना सर। 2 फैराडे। बेटा थोड़ा फास्ट लिखो। बस सर। दिसंबर चला गया, अभी फिजिकल भी नहीं हुआ है। कितने महीने? फिजिकल होने में कितने महीने लग गए? तीन चार महीने लग गए ना? कब से पढ़ रहे हैं हम लोग? September. 24 सितंबर से पढ़ रहे हैं सर। 24 सितंबर से था। छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में फिजिकल अगर हो गई तो 3 महीने ऑर्गेनिक भी चाहिए, है ना? तो कम से कम 2 महीने इनऑर्गेनिक चाहिए। तो कितने महीने, कब खत्म होगा जाके? मार्च एंड या अप्रैल आधा। हाँ अप्रैल। बेटे अगर 3 महीने में फिजिकल तो अगले 3 महीने में ऑर्गेनिक, तो मतलब तो मार्च तो वैसे ही खत्म हो गया, जनवरी फरवरी मार्च। नीट के बाद आ जाएगा क्या? हाँ, आप लोग को लगता है फास्ट चल रहा हूं मैं। जोड़ के देखना एक बार, स्लो नजर आऊंगा। आप लोग जब खुद पढ़ाई करते हो तो इसीलिए आपका सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा, आप देखना। क्यों? क्योंकि आपको टारगेट ही नहीं पता होता। आप जो चैप्टर उठा लिए उसी में राम राम करते रहते हो 3 महीने तक। ऐसे थोड़ी ना होता है नीट में तो हर एक, अब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इतना पढ़ रहे हैं, पता एक क्वेश्चन आएगा और पता नहीं वो भी नहीं आएगा, ऐसा है। सर इसके बाद और एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है डिटेल में। हाँ, उस एक क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना पड़ता, आप समझो। यस सर। रिडॉक्स में भी ऐसे ही एक आएगा वरना एक भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, क्या कह रहे थे उसको?
फिर इसके बाद वो करेंगे ऑर्गेनिक। हाँ, इसके बाद ऑर्गेनिक, मतलब ये है कि भाई दो सर चीजें। सोल्यूशन बचा हुआ है ना? अरे सर, सॉल्यूशन solution और कहाँ, अभी तो chemical- सॉलिड, काइनेटिक, सरफेस, अभी काइनेटिक, कहाँ? सरफेस सब है। डीएफपी ब्लॉक। नहीं, वो तो इनऑर्गेनिक में है। हाँ वो इधर चला जाएगा। समझ रहे हो ना, हमें और थोड़ा फास्ट होने की जरूरत है। वो जमाना चला गया बच्चों। सर आप हमारा तो सोचो। सर एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करो। सर आपके पास तो सर केमिस्ट्री, हमारे पास तो सर चारों हैं सर, चारों में सेम चीज हो रही है। यस सर, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम गाना सोचो सर, ऊपर से टेस्ट आ जाते हैं, AITS भी आने वाला है सर, अब एक परसों भी टेस्ट है सर। यस सर। यस सर। क्या हो गया ना। ऐसा है ना बच्चे, हर इंसान अगर अपना ही सोच ले तो बहुत है, दूसरे का तो सोचने के पास इस दुनिया में किसी के पास टाइम ही नहीं है। आपके दर्द को आपसे ज्यादा कोई समझ सकता है क्या? मैं अपना काम पूरा करता हूं, आप अपना पूरा करो, देखो टारगेट अचीव हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, आपके पास 24 आवर्स हैं, तो आपके पास टाइम भी तो ज्यादा है। ठीक है सर, ठीक तो हमारे पास सब्जेक्ट भी तो अब ज्यादा हमारा है ना। सर फोर्टनाइटली में सर फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी आएगा, और वो सर हुआ भी नहीं, अभी आधा भी नहीं हुआ। तो वो और जल्दी खत्म करवाएंगे सर। कल वो की क्लास ही तो बस एक सर तो करवा देगा, हम कैसे करेंगे? कल में परसों तो टेस्ट ही हो जाएगा। वो तो आने वाले टाइम में, अभी हर सब्जेक्ट में स्पीड और होने वाली है, तो आप मेंटली तैयार रहो, नहीं तो रोज। टेस्ट के 2 दिन पहले कंप्लीट करवाएंगे तो कैसे चलेगा? सर नहीं हो पाएगा सर? लेक्चर में। बोलो बोलो, सुन रहा हूं बेटे मैं। सर ये FT में इतना इजी टेस्ट क्यों बनाते? बस ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? हाँ, तो मतलब आपके आंसू ज्यादा हो गए हैं क्या? नो सर, मतलब इजी बनाते हैं, उसके बाद जो मेन टेस्ट आता है उसमें पता चलता है कि अरे ये तो कुछ और ही है। नहीं बेटे, अब जो AIT जो नीट का वो हो गया लेवल ना, यस सर, यही Yes, sir. लेवल बिलो है द सर, सी यही लेवल टेस्ट चला है। गया है, बिलो द सी बट लेवल सर चला गया FT कुछ ज्यादा ही इजी, मतलब सर बिल्कुल बेसिक सा सर, मतलब ऐसा लगता है कि Yes, जैसे sir, बहुत basic मतलब होता है। बहुत बेसिक। है। मुझे लगा सिर्फ उसमें भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड बहुत करने ऐसे के ही लिए सर पूछा अभी। जाता है, हाँ, तो AITS है ना उसके साथ में पैरेलली। भाई तुम सबके 240 आउट ऑफ सर बट वो 240, इतना इजी थोड़ी होगा सर। नहीं तुम सबके 240 आउट ऑफ 240 आ रहे हैं क्या? अरे नहीं यार, अब इतना भी थोड़ी की नेगेटिव में चला ही जा रहा है ना। नीट का लेवल तो यही है, अब सही पेपर तो हाँ वही आए। बच्चों, नीट का लेवल FT का लेवल है, पहली बात तो मेंटली तैयार यस हो सर, Yes, ज्यादा sir. फालतू पढ़ने क्या तो फायदा उसके सर? लिए सर कॉन्फिडेंस बना हुआ है सर कि पेपर इजी आएगा, इजी आएगा सर। हम AITS के लिए थोड़ी सर, नीट के लिए पढ़े हम तो। यस सर, इसलिए तो कॉन्फिडेंस है सर कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा हमसे भी, क्योंकि इजी आने वाला पेपर। देख लो भाई, उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, आप क्या चाहते हो? यस सर। सर इजी टफ से क्या फर्क पड़ता है? वो तो कट ऑफ वैसे ही ऊपर नीचे हो जाएगी ज्यादा पेपर आए। इस बार 600 वाले ना घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं 600 लेके, बोलते हैं सर कुछ नहीं हो रहा है, BDS मिल रहा है। आगे बात तो सर कम ही जा सकती है वैसे। नहीं, यही रहेगा। अरे यार, क्या 720 से कोई ऊपर लाएगा क्या? आधे नहीं सर, अब की बार 6-7 महीने तो टाइम कम मतलब नहीं है सर। नीट जो है ना, इसने नीट को आलू बना दिया, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, ऐसे ऐसे किलो के भाव बेच रहा है। सर उन्होंने ऐसे भी बोला है ना कि शायद पैटर्न में चेंज होगा नीट के पेपर में। हाँ, वो सुनने में आ रहा है कि शायद 6 ऑप्शन करने वाले हैं, कुछ ऐसा है, पता नहीं। हाँ, या फिर सर जैसे बोर्ड्स में नहीं कि 2 क्वेश्चन दे दिए और करके, ऐसे भी सुनने में आया कि सर ऐसे भी बोल रहे हैं। क्या है, इतना वैसे ही ऑलरेडी बच्चा कंफ्यूज है और कंफ्यूज हो जाएगा। है ना सर? Yes, और sir. extra question
6 ऑप्शन में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। और वो सर बोल रहे कि जो शुरू से पढ़ के आया उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा और जो सारा पढ़ के आया उसका भी सिलेक्शन, ऐसा हम पेपर सेट करेंगे, ये क्या बात है? कुछ नहीं, मतलब मुझे तो आधे पागल बैठे हुए नजर आते हैं मंत्रालय सर में। सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर वो सीट किसको मिलेगी? सीट तो उतनी है ना। अब बेटा पहले सिलेक्शन, सुनो मेरी बात, वो स्टेप बाद में, पहला काम सिलेक्शन हो फिर देखेंगे। अच्छा चलो मैं स्क्रीन पे आता हूँ बेटे, मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो मैं तो देखो शुरू से आपको एक ही स्पीड में रख रहा हूं। पहली क्लास से एक ही स्पीड रखी, सिर्फ पहले चैप्टर में मैं स्लो था, उसके बाद में कभी स्लो नहीं हुआ। हालांकि आपने बहुत शिकायत करी मेरे से, अब आपको लग रहा होगा कि नहीं यही स्पीड चाहिए कम से कम। यस सर। सर इनफैक्ट इससे भी फास्ट सर। और अदरवाइज समझो अभी फिजिक्स वगैरह में एक एक लेक्चर में एक एक चैप्टर होगा आपका, तब आपको समझ आएगा कि क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, बहुत अच्छा सर फिजिक्स में तो कुछ ज्यादा ही स्लो स्पीड है। हाँ पर सर पहले अच्छा आप हो रहा लोग है। ना मेरी बात को शुरू से समझ नहीं रहे हो। मैं कब से आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि बच्चों यही स्पीड कम से कम चाहिए। नहीं नहीं सर आप फास्ट हो, नहीं सर आप फास्ट हो, ले लो फास्ट सर हो। अब हम नॉर्मल हो गए स्पीड के साथ, नॉर्मल लग रही है अभी। यस सर, एडजस्ट हो गए सर, कोई हम प्रॉब्लम नहीं। 10 सालों से यही इसका देखते डर हैं, है। 10 साल बच्चों को रोते हुए देखा है ना, हर एक तरीके से, तो हमको पता होता है। तो इसलिए आपको जब सामने मुसीबत नजर आती ना तब लगता है अरे ये तो प्रॉब्लम है, वहां जाके फिर आप फंसते हो बच्चों। चलो अभी भी बहुत टाइम है पढ़ने का, अभी भी 15 घंटे 18 घंटे लग जाओ बच्चों, अभी भी बहुत टाइम है पढ़ने का। आज से अगर शुरू करते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। अब नया साल मत लगा लेना 1 तारीख से शुरू करेंगे पढ़ना। चलो होपफुली करोगे। मेरे पहले लेक्चर की बातें याद हैं? कुछ फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? ऑक्सीडेशन सारे नहीं थे ना सर उस लेक्चर में, मैं पता ही नहीं क्या बोला था आपने। यस सर, सब लोग सेकंड लेक्चर से ज्वाइन किए हैं ना। सर जब तक करते हैं सर। ट्राई करते हैं, ऐसा बोला करो। क्या है सर? अच्छा देखो, अब मैं पढ़ाई पे आता हूं बच्चों। वाटर का ऑक्सीडेशन 4 फैराडे, 1 मोल के लिए 4 फैराडे, रिडक्शन में 1 मोल के लिए 2 फैराडे। तो ये दोनों को बैलेंस करने के लिए सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाटर कैंसिल हो गया। ये रिएक्शन रेडॉक्स है, ये रिएक्शन रेडॉक्स है जिसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। जरा ध्यान देना, टोटल 4 फैराडे को आपने कट किया है, मतलब अगर इस वाटर में आप एग्जैक्टली 4 फैराडे पास करोगे तो आपको 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिलेगा और 2 मोल हाइड्रोजन गैस मिलेगा, या फिर 2.4 लीटर ऑक्सीजन, 44.8 लीटर हाइड्रोजन, मींस 67.2 लीटर टोटल गैस मिलेगी। पेज नंबर 98 पे, पेज नंबर 98 पे 28, 98 पे 28। पे 28। फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। Na+ है, Cl- है, लिक्विड होता है ये। तो सोडियम कैथोड पे जाएगा और क्लोरीन जो है वो एनोड पे जाएगा। कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होता है और एनोड पे आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया होगा लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब ये गेन करेगा बंदा, गेन करके ये सॉलिड बना देगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब सॉलिड। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्लोरीन अपने नेचुरल स्टेट में होना चाहिए, मतलब गैसियस। उसके लिए 2 क्लोराइड, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन गैस रिलीज होगा। मींस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl करोगे तो सोडियम डिपॉजिट होगा कैथोड पे एंड क्लोरीन गैस रिलीज होगा एनोड पे। सर ये ये वाला एक बार वापस से बताना, आपने क्या लिखा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लियोजर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेडॉक्स में भी। आगे चलें। यस सर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वा यूजिंग प्लेटिनम। बार बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अगर कुछ ना बोले तब भी समझ जाना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। मैं एक्वा ना लिख के डाइल्यूट कह देता हूं, यहां पे डाइल्यूट NaCl। इस बार 2 चीजें हैं। ये दोनों कैथोड पे जाएंगे और ये दोनों एनोड पे जाएंगे। कैथोड पे तो रिडक्शन। अब रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। बोलो जरा इनमें रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका? कौन नीचे है? एक्चुअली में ये H का कुछ नहीं होता, वो वाटर है, वाटर का रिडक्शन होता है। वाटर का रिडक्शन मैंने ऊपर लिखवा दिया है बेसिक, तो यहां मैं शॉर्टकट लिखवा रहा हूं। यहां ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो। तो डाइल्यूट के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो वाटर का हाई होता है Cl से। मींस एनोड पे ऑक्सीडेशन वाटर का होगा। वाटर का ऑक्सीडेशन मैंने ऊपर लिखवाया है ना, O2 रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज एट एनोड रेस्पेक्टिवली। मेटल याद रखना, कैथोड एनोड रिवर्स भी दे देगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ बोलो। आप सर उसमें क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन नहीं, इसमें वाटर का देखेंगे। बेटे सुनो मेरी बात, जहां H लिखा है मतलब वाटर है, जहां OH लिखा है मतलब वाटर है। H और OH बेसिकली बनता किससे है? वाटर से ना। यस सर। और वाटर की इक्वेशन मैंने आपको ऊपर लिखवा दी है ना डिटेल में। देखो ये मैंने यहीं पर लिखवा दी है, इसलिए क्योंकि मुझे बार बार ये स्टेप ना लिखना पड़े बड़े बड़े। तो समझ जाना, जब भी मैं H का रिडक्शन करूं तो मींस वाटर का रिडक्शन है, जब भी OH का ऑक्सीडेशन करूं तो समझ जाना वाटर का ऑक्सीडेशन है। सर वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों हाई होता है? दोनों हाई नहीं, वो कंडीशन डिपेंडेंट है। अगर डाइल्यूट है तब हाई है, कॉन्क होगा तो नहीं हाई होगा बच्चे। अभी मैं वो भी करवा रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्क NaCl।
कॉन्क NaCl मतलब 50% कह देता है कई बार, तो उससे भी समझ जाना। अब आप लोगों के ऊपर ना प्रेशर बहुत बढ़ेगा सिलेबस का, और एंजाइटी आनी स्टार्ट होगी। अब आपका रियल टेस्ट होगा। सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन नीचे है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कॉन्क है, कॉन्क के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हाई हो जाएगा? क्लोरीन का ग्रेटर हो जाएगा। तो क्लोरीन का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो Cl2 गैस रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस रिलीज एट एनोड। अच्छा, इस केस में समझना बच्चों जरा, NaCl के सॉल्यूशन का pH क्या होता है? मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया था, उसमें इक्विलिब्रियम में बताया था 7। हाँ, गुड। बिफोर डाइल्यूशन, सॉरी, बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस pH 7 था। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा? देखो, क्लोरीन उड़ जाएगा इसमें से और हाइड्रोजन उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या सॉल्यूशन में? NaOH। और NaOH एक बेस है, तो सॉल्यूशन ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। नहीं समझ? यस सर, आ गया। भाई H तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते जाओगे, हाइड्रोजन गैस उड़ती चली जाएगी ना, वो तो बाहर निकल गई। क्लोरीन गैस भी बाहर निकल गई, सारी हाइड्रोजन खत्म, सारी क्लोरीन खत्म। तो कंटेनर के अंदर सिर्फ बचेगा क्या? सिर्फ NaOH बचेगा, और NaOH बेस है, तो बेस है तो सॉल्यूशन तो ग्रेटर देन 7 का pH देगा ना। मींस जो रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वो डाइल्यूट NaCl जो था, इसमें ऑक्सीजन गैस, उसमें तो वाटर निकल गया, सीधा सीधा सॉल्ट बच गया। H निकल गया, OH निकल गया, मतलब वाटर तो सारे निकल गए, तो उसमें बचा ही सॉल्ट है, सिर्फ अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं बचेगा। सर बिफोर डाइल्यूशन वाला एक बार फिर से नहीं बताऊंगा। NaCl का मैंने pH बताया था ना, NaCl की हाइड्रोलाइसिस करो तो Na+Cl-। और आप लोग को ना पीछे की चीजें मुझे बिल्कुल बताने में मजा नहीं आता बच्चे, थप्पड़ मारूंगा मैं। NaOH और HCl ये करवाया नहीं है क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, नेट रिजल्ट 7 आएगा ना pH। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने 4 टाइप की करी थी ना बच्चों, यस सर। तो उसमें एक टाइप का ये भी सॉल्ट है, और NaCl ही मैंने एग्जांपल दिया है, आप याद करो, कॉपी खोलो अभी, जहां सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट किया होगा, नहीं जहां pH बताया होगा, pH ऑफ द सॉल्ट, कॉपी खोलो मिल जाएगा। अभी सॉल्यूशन तो पढ़े, इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही नहीं होगा ना आप लोगों ने, अभी तो आप थर्मो पढ़ रहे होगे, कि पढ़ते भी हो? आप तो ज्यादा हल्के में लेंगे सर। मैं नहीं हल्के में लेता, आपका टेस्ट के मार्क्स आपको बताएंगे कि आप क्या हो। मैं तो आपको देख भी नहीं रहा हूं आप कौन हो, मैं कैसे हल्के में ले सकता हूं? ये आप कह रहे कि अभी थर्मो ही कर रहे होंगे? हाँ, गारंटी देता हूं 80% बच्चे अभी थर्मो और स्टेट ऑफ मैटर में होंगे। तो मतलब आपको क्या लगता है मैंने पढ़ाई नहीं की होगी? तो रिडॉक्स भी हो गया। इलेक्ट्रो भी सर जितना आपने करवाया हो गया। कल आपने क्वेश्चन नहीं पूछा था मुझसे इक्विलिब्रियम के, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कैसे हो गया? कल जब मैंने डाउट लिया था, डाउट्स रह जाते हैं। डाउट तो सर सभी चैप्टर वगैरह रह ही रहे हैं।
तब फिर कल आपने पूछा नहीं तो वहां से पता नहीं चल जाता कि आपने नहीं किया। अगर आप किए होते तो मुझसे डाउट नहीं पूछते कल। चलो बना लिया इसको। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो खैर इसमें तो कैथोड पे हाइड्रोजन ही रिलीज होगा क्योंकि एक ही था, और यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ग्रेटर है तो ये हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्क H2SO4, अब की बार पेरेंट्स के साथ आना है 1 by 1 इंटरेक्शन, पता है ना? तो पेरेंट्स को लेके आना। स्टार्ट हो गया इंटरेक्शन आपका? इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका हाई है तो होगा क्या? सर कहाँ पे आना है, क्या इंटरेक्शन वाला? हमें कोई मैसेज ही नहीं आया। 1 by 1 इंटरेक्शन आपके फिजिक्स वाले सर स्टार्ट कर चुके हैं आई थिंक। बॉटनी का भी हो गया, फिजिक्स का स्टार्ट हो गया, बॉटनी का कंप्लीट हो गया। पर पेरेंट्स नहीं थे सर उसमें, सिर्फ बच्चे ही थे। नहीं, इस बार पेरेंट्स भी ले आना है। पेरेंट्स के साथ मतलब ऑनलाइन बैठना है। सर मतलब आपके वाले में? नहीं, मेरे साथ नहीं है आपका इंटरेक्शन बेटे, अमर सर के साथ होगा। जब अमर सर का ओवर हो जाएगा तब मेरे साथ इंटरेक्शन चलेगा। चारों सब्जेक्ट का होना है सीक्वेंस वाइज। लेकिन सर ने पेरेंट्स नहीं बोले फिजिक्स वाले सर ने तो। मैं बोल देता हूँ। दूसरे का तो हो गया। परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। कॉन्क के केस में हमेशा सोल्यूट का ज्यादा होगा बच्चे वाटर से, तो ये चीज माइंड में रख लेंगे। नोट कर लिया, आगे चलें। सर ये कॉन्क के केस में ऐसे बनेगा सर, सिर्फ एक H पॉजिटिव निकलेगा और HSO4 नेगेटिव निकलेगा। हाँ, आप दोनों निकाल सकते हो, तो दोनों निकालोगे तो यहां पे ये लिख देना बच्चों, ऐसे लिख देना आयन, H तब नहीं रहेगा, ठीक है? जैसा क्वेश्चन देगा, जैसा ऑप्शन देगा, अगर आप यहाँ पे HSO4 लोगे तो ये लिखेगा, और अगर आप यहाँ SO4 डबल माइनस लेते हो तो ये आ जाएगा, है ना? आएगा भी। अब आगे आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग मस्ट है कॉपर सल्फेट। हाइड्रोजन और कॉपर में नीचे कौन रहता है? हाइड्रोजन। कॉपर। कॉपर है भैया इस बार, अब हाइड्रोजन नहीं। याद करो, आज लिखवाया भी तो। इसमें तो वाटर का होगा, मतलब O2 गैस रिलीज होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, कॉपर डिपॉजिटेड होगा, कॉपर
रिलीज नहीं होगा. कॉपर डिपॉजिटेड एट करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज एट. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कौन सा कलर देता है? ब्लू. सर ब्लू होता है. कॉपर प्लस ब्लू विट्रॉल है. आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा? सर रेडिश ब्राउन. नो 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 नो, कलरलेस. सर क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा तो. हाँ, कॉपर. H2SO4 बन जाएगा ना. भाई सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर था वो कॉपर की वजह से था ना. कॉपर तो सारा मेटल पे डिपॉजिट हो गया, तो कॉपर सॉल्यूशन के अंदर बचा ही नहीं, तो कलरलेस हो जाएगा. सर बट कॉपर डिपॉजिट तो हुआ ना इलेक्ट्रोड के पास, तो कॉपर रेडिश ब्राउन का. नहीं नहीं, रेडिश ब्राउन नहीं होगा बेटे, वो सीधा कलरलेस हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा ना उस पे, तो उस पे चार्ज ही खत्म हो जाएगा ना. चार्ज हो जाएगा उसका. ओके सर. सर सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है इसीलिए है ना ये. अब आता है कॉपर सल्फेट एक्वा यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. कॉपर इलेक्ट्रोड मीन्स ये है. तो इन दोनों में तो खैर कॉपर ही होगा रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैसे तो वाटर का ज्यादा है SO4 से, लेकिन उससे भी ज्यादा है कॉपर का. ये गड़बड़ हो गया. ऑक्सीडेशन भी कॉपर का होगा. कॉपर को बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड. आपको पता है ना, नोबेल मेटल, प्लेटिनम एक नोबेल मेटल है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता कभी भी रिएक्शन में. लेकिन अगर कॉपर इलेक्ट्रोड ले लोगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो पार्टिसिपेट कर जाता है और उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है. तो यहां सर लेकिन कॉपर तो नीचे होता है ना हाइड्रोजन से. नो 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 नो, वो तो हमने यहां कर दिया, वो तो रिडक्शन के लिए है ना. रिडक्शन पोटेंशियल हाई. ऑक्सीडेशन के लिए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे ना. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है इन दोनों से. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, जाके देखना. हाँ सर ऐसे वाले क्वेश्चन थे, वो होते नहीं थे कभी. वो होते नहीं थे. अब बात ये है कि ये बताओ बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस कलर क्या था? ब्लू. वो तो वही था. आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ? ब्लू. हाँ सेम होगा, क्योंकि जितना जाके यहां डिपॉजिट हुआ उतना ही यहां ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में आ गया. ये बात समझ रहे हो? जितना कॉपर कम हुआ था उतना कॉपर ऑक्सीडेशन की वजह से पानी के अंदर फिर से आ गया. तो इस वजह से रिमेन सेम होगा इस बार. कलर क्या कह रहे बोलो? सर एनोड पे यूज्ड अप होगा या कैथोड पे? बात वो नहीं होता. अरे भाई जब वो ऑक्सीडाइज होके पानी के अंदर आएगा तो वो तो सॉल्यूशन के अंदर आ गया ना, तो सॉल्यूशन तो ब्लू कलर होगा ना, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो. पास का कोई चक्कर नहीं है. अगर आप शुगर डिसॉल्व कर दोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि शुगर एक जगह रहेगा, वो तो पूरे वाटर में डिसॉल्व होगा ना. कलर तो एक जगह रुकता थोड़ी है. ओके, तो ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू था, कई बच्चों को समझ भी नहीं आया होगा. सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिडक्शन पोटेंशियल तो क्लियर है कि सिल्वर का ज्यादा होगा क्योंकि सिल्वर नीचे है, तो सिल्वर सॉलिड। अच्छा, इसका फेज भी चेक करते रहना। यहां कई बार ना सिल्वर लिख के जी लिख देता है, गलत हो जाएगा आंसर। सॉलिड होगा, डिपॉजिट होगा तो सॉलिड फॉर्म में जाएगा बच्चों। और खैर इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो वाटर का हाई होता है। तो ऑक्सीडेशन तो O2 बन गया। तो ऑक्सीजन गैस रिलीज एट एनोड एंड सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड। If silver nitrate aqua using silver electrode। सर वो ओपी में क्या लिखा था अभी आपने ये ऊपर ब्रैकेट में? वाटर का हाई होगा ना बेटे। ओके सर। ये हो गया आपका सिल्वर। सिल्वर डिपॉजिट होगा, वो तो होगा, लेकिन इस केस में फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी। जब भी कभी कॉमन मेटल हो जाए ना तो समझ लो उसी मेटल का ऑक्सीडेशन कर देना है। तो सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन और सिल्वर का ही रिडक्शन। थोड़ा स्क्रॉल अप करना सर ऊपर। बिल्कुल कर देता हूं बेटे, ये लो बस। आप इलेक्ट्रो में भी देख रहे हो कितना कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रो में भी। यस सर। आप लोग को लगता होगा कि 11th में तो क्या ही पढ़े 12th में। इसको चाहिए टाइम, टाइम रहे तो फिर आराम से पढ़ाओ तो फिर आप देखो आपको बहुत मजा आए। टाइम है नहीं, फास्ट फास्ट में कई बच्चों को समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि बेस वीक है, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। नोट कर लिया? चलें आगे। यस सर। मैंने आपका अटेंडेंस तो डाउनलोड किया ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 पे आ जाओ। 97 पे 8th नंबर क्वेश्चन बता दो। सर O2 रिलीज है। क्या होगा? क्या कर रही है वो? कॉन्क है, कॉन्क। कॉन्क वाला भी कॉन्क वाला भी करवाया था। मेरे डाइल्यूट नहीं है वो। 99 पे 34। 50% हो तो सर ऐसे। हाँ, 50 मतलब नहीं, 50% का मतलब कॉन्क, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड भी तो लिखा था।
लिखवाया था ना, पता नहीं, मैं बोलते रहता हूँ, ये याद नहीं रहता मैं क्या बोल दिया। 99 पे 34। देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक बार उन्होंने परसेंट लिख दिया और एक बार ये लिख दिया, है ना। तो इससे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। बना लिया? यस सर। पेज नंबर 90 पे 28। 90 पे 28। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होगा और सॉलिड स्टेट स्टार्ट होगा। इसमें अब मेनली बचा है जो वो है कंडक्टेंस वाला पोर्शन, है ना, कोहलॉस लॉ, वो करेंगे और उसमें टाइम लगेगा 1-1.25 घंटा कम से कम, और फिर सॉलिड स्टेट अगर स्टार्ट हो पाया तो वो करेंगे। सॉलिड भी 3D है, समझने का है। पता नहीं आप लोगों ने कुछ पढ़ा 12th में, नहीं पढ़ा सॉलिड स्टेट, मुझे नहीं मालूम, बट 3D नहीं सर नहीं पढ़ाया। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.